हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से और बीएड के कोर्स के भी दृष्टिकोण से अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे शिक्षा नीति आती है, तो शिक्षा नीति जब लागू होती है, शिक्षा नीति के बाद यदि कोई समस्या या कोई कमी या शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरह से जो है उसमें कार्य करके संशोधन किया जाता है। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो यह शिक्षा नीतियों में समय समय पर संशोधन का जो है स्वरूप है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। तो आइए इसी सब बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। यह जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, ये खास तौर से जो है बालकों को ध्यान में रख करके या बालकों के अधिगम के कल्याण हेतु विशेष रूप से ध्यान रख करके इसको तैयार किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा अधिक फोकस किया गया था। फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी इसमें पर्याप्त निर्देश दिए गए थे। एक प्रकार से यह जो है एक प्रकार से सुधारात्मक स्वरूप है, जो अधिगम को और अधिक सफल, लचीला, उपयोगी, आवश्यक बनाया गया। तो आइए इसी सब बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, एनसीएफ 2005 के पहले तीन बार और जो है एनसीएफ गठित किया गया था। एक तो 2000 में था, एक 1988 में और एक जो है 1975 ईस्वी में। यानी कुल बात करें हम एनसीएफ कुल 4 बार एनसीएफ कुल 4 बार गठित किया गया था, जो शिक्षा के स्वरूप में सुधारात्मक प्रयास किए गए थे। तो एनसीएफ 4 बार गठित किया गया था, जिसमें 2005, 2000 और 1988 और 1975 शामिल है। हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, यह जो है एनसीएफ 2000 का जो है सुधारात्मक स्वरूप है। एनसीएफ जो 2000 में गठित किया गया था, इसी को और सुधार किया गया था, इसको और विकसित किया गया था, खास तौर से बालकों को ध्यान में रख करके। तो आइए इन्हीं सब बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, एनसीएफ 2005 की जो शुरुआत होती है, वह लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय थे अर्जुन सिंह। मानव संसाधन विकास मंत्री, जो आज शिक्षा मंत्रालय आप देख रहे हैं, वो शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था। ये जो है पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी मानव संसाधन विकास जो मंत्री थे उस समय अर्जुन सिंह जी थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल खत्म हुआ था, मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल शुरू होता है। तो यह लोकसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक गतिविधियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों, मानवीय मूल्यों और व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें क्या किया इन्होंने कहा, सुधार की आवश्यकता। इसका जो फ्रेमवर्क है, जो इसका प्रारूप है, जो उसका स्वरूप है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इन्होंने ऐसा लोकसभा के भाषण के अंतर्गत या संबोधन के अंतर्गत अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसके कारण से उनके यह विचार प्रस्तुत करने के कारण से एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो एनसीईआरटी हमारे देश की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था या परिषद के रूप में कार्य करती है, जो शिक्षा पर एक व्यापक सोच समझ रखती है, निर्माण करती है, पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का काम करती है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, इनके इन संशोधन के बाद 14 से 19 जुलाई 2004 को बैठक बुलाई गई। किसकी? एनसीईआरटी की, जो हमारे शैक्षिक क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण
संस्था एनसीईआरटी है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, यह बैठक बुलाई जाती है। 14 से 19 जुलाई 2004 को यह बैठक चलती है, यानी कुल जो है 4 दिन के लगभग में, 4-5 दिन के लगभग में बैठक ये चलती है। जिस बैठक में यह बात सुनिश्चित कर दी गई कि जो मंत्री जी ने संबोधन दिया है उसके आधार पर हमको एनसीईएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो स्वरूप 2000 का है उसमें हमको सुधार करना चाहिए, उसमें सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में आवश्यकता, चुनौती, समस्या, व्यवहार कुछ और है, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें हमें सुधार करना आवश्यक है। ऐसा जो है इस बैठक में सुनिश्चित कर दिया गया। जब इस बैठक में सुनिश्चित कर दिया गया तो जो शिक्षा सचिव थे, यानी जो केंद्र सरकार के जो शिक्षा सचिव थे, उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में एक हवाला दिया। क्या हवाला दिया? एक रिपोर्ट थी शिक्षा के संदर्भ में जो 1993 में ईस्वी में आई थी, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो पत्र लिखते हैं। उस रिपोर्ट का हवाला, उस जो रिपोर्ट में मुख्य बात थी, उन्होंने कहा शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ यानी शिक्षा बिना बोझ के हमको बालकों को प्रदान करना है, इस बात का हवाला दिया। शिक्षा बिना बोझ का क्या तात्पर्य होता है? शिक्षा ऐसी हो, यानी बालकों को ऐसा सिखाया जाए बिना दबाव के सिखाया जाए, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कठोर कार्रवाई या शिक्षक उस पर दबाव न बनाए, यह बिना बोझ कहा जाए। दूसरा, जो बहुत प्रकार का जो उनको बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर, उस बोझ को भी कम कर दिया जाए, यानी विषय का बोझ भी कम कर दिया जाए। एक तो हुआ शिक्षक का दबाव वाला बोझ, दूसरा उनके हुआ विषय का बोझ, और तीसरा अगर हम बोझ की बात करें तो उनको जो है अनिवार्य रूप से जो याद करना है, पढ़ना है, ज़बरदस्ती जो पढ़ाने वाला जो ट्रेंड है, यानी टीचिंग वाला जो ट्रेंड है, उस बोझ को भी कम करना। तीनों बोझ को कम करना, विषय के बोझ को कम करना और विषय के बोझ को कम करना, दूसरा दबाव यानी जो टीचिंग यानी ज़बरदस्ती टीचिंग करके ज़बरदस्ती शैक्षणिक दबाव बनाना, तीसरा इसमें जो है शिक्षक द्वारा सीखने का दबाव बनाना, शिक्षक द्वारा सीखने का दबाव बनाना। इन तीनों दबावों को कम करने संबंधी बातों का हवाला देते हुए शिक्षा सचिव जी ने क्या किया? इस एनसीईएफ 2002 में सुधार की बात कहा कि इन सब बातों को ध्यान, यानी बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, दबाव न हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमको जो है एनसीईएफ 2000 में सुधार करना है, जिसको हम लोग एनसीईएफ 2005 के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा उन्होंने जो है अपना जो है पत्र लिखा, पत्र भेजा। तो इस प्रकार से सुझाव हेतु इन्होंने क्या किया? ये पत्र भेजने के बाद क्या किया कि उन्होंने इस बात को रखते हुए 21 समीक्षा समूह गठित किया। क्या किया? 21 समीक्षा समूह कि हमको जो वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था है, जो एनसीईएफ 2000 है, इसके अंदर हमको किस तरह से मूल्यांकन करना है, किस तरह से हमको सुधार करना है, किस ढंग से हमें परिवर्तन लाना है, उस पर अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। तो जो 21 समीक्षा समूह थे, वो जो 21 शिक्षा समूह थे, वह विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के रूप में विभिन्न स्तर पर विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत विद्वत्ता या योग्यता हासिल करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। प्रमुख रूप से इसमें किसको शामिल किया गया था? अन्य का तो मैंने जिक्र कर दिया। प्रमुख रूप से एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, यस का मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, नहीं, स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल। ये जो राज्य स्तर पर, जो एनसीईआरटी केंद्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जहाँ केंद्र स्तर पर शैक्षिक संबंधी गतिविधियों को निर्धारित करता है, वहीं एससीईआरटी स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल ये राज्य स्तर पर कार्य करती है। ये इसके सदस्य शामिल किए गए। फिर राज्य के शिक्षा सचिव शामिल किए गए जो मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, और राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न बोर्ड हैं उन बोर्डों के जो लोग, वो अधिकारी, कर्मचारी, सचिव लोगों को शामिल किया गया था। और इसके बाद
गैर सरकारी संगठनों के भी सदस्य उसमें शामिल किए गए थे और ढेर सारे लोग थे। कुल मिला के 21 समूह थे। इनसे रिपोर्ट मांगी गई कि आप एनसीएफ 2000 का अध्ययन कीजिए और उसमें सुझाव संबंधी, सुधार संबंधी, परिवर्तन संबंधी अपने सुझाव को प्रस्तुत कीजिए। ये सारा कार्यक्रम की अध्यक्षता या नेतृत्व किया था प्रोफेसर यशपाल जी। अगर हम कहें कि एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे या जो निर्देशक थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे। यशपाल जी के नेतृत्व में एनसीएफ 2000 के अंतर्गत सुधार करने हेतु 21 समीक्षा समूह गठित किए गए थे। इसके संदर्भ में जो है ये जो 21 समीक्षा समूह थे ये लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह रिपोर्ट कुल 5 अध्याय में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट की जो शुरुआत है या एनसीएफ 2005 का जो शुरुआत है, जो इसका दस्तावेज तैयार किया गया था, उस दस्तावेज की जो शुरुआत है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध के अंतर्गत एक जिक्र किया गया था, सभ्यता और प्रगति, इसी से होती है। ये जो है इस दस्तावेज या एनसीएफ 2005 की जो प्रस्तुत किया गया था, जो रिपोर्ट या दस्तावेज तैयार किया गया था, उसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से होती है, जिसमें एक उल्लेख आया था, एक जगह उसमें विषय आई थी सभ्यता और प्रगति। अब ये सभ्यता और प्रगति का मतलब क्या है, इसको चलते हैं बताते हैं। अब यहाँ से हम लोग एनसीएफ 2005 को डिटेल रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे, या यहाँ से इसके अध्ययन की शुरुआत होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध था उसमें एक सभ्यता और प्रगति की बात की गई थी। वो सभ्यता क्या होती, अब देखिए, ध्यान से देखिए। सभ्यता का तात्पर्य है कि बालक पूरी की पूरी तरह खाली होता है, यानी उसका दिमाग, उसका व्यवहार पूरी तरह पवित्र या खाली रहता है, वह जीवन में सीखता है। यदि शिक्षक लोग या शैक्षिक व्यवस्था सभ्य ढंग से, यानी उत्तम व्यवहार में, उत्तम क्रिया में, उत्तम नियम में, उत्तम व्यवस्था में, उत्तम बोली भाषा में, उत्तम संस्कृति के अंतर्गत यदि अध्यापक सभ्य व्यवहार करे तो बालक का निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसका प्रगति होगा। शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सब प्रकार की उसकी प्रगति होगी। यानी जो निबंध का जो मेन इसमें जो आधार रखा गया दस्तावेज में, सभ्यता और प्रगति, यानी सभ्य ढंग से शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, शैक्षिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक व्यवहार यदि अध्यापक प्रस्तुत करता है तो बालक का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा, सभी प्रकार के बालकों का। आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी एक जिक्र करते हैं कि यदि सभ्यता और प्रगति को अगर हम ध्यान में रखते हुए शैक्षिक व्यवस्था या अपना व्यवहार शिक्षक प्रस्तुत करे तो बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। क्यों होगा, क्यों उन्होंने कहा कि अध्यापक जो है ऐसा क्यों आवश्यक है, क्योंकि बचपन की ये कुंजी है। क्या क्या कुंजी है, सभ्यता युक्त व्यवहार अगर अध्यापक करता है तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। वह सर्वांगीण विकास उदार, सृजनात्मक और आनंद भरा उसको बचपन देगा। कैसे? उदार, सृजनात्मक और आनंद भरा बचपन देगा, क्योंकि यह बचपन की कुंजी है। क्यों उदार का मतलब ये है? उदार का मतलब ये होता है कि अध्यापक इस ढंग से बालक के संग व्यवहार करे कि उसके गलती या अपराध को क्षमा करते हुए सीखने की प्रक्रिया या सीखने की परिस्थिति में ले चले, क्योंकि अध्यापक उस परिस्थिति का उसको एक सहयोगी और उदार और परिस्थितिकी का निर्माण करने वाला होता है, जिसके कारण से बालक स्वतंत्र रूप से नई गतिविधि, नया अनुभव, नया क्रियाकलाप, नई समझ, व्यवस्थित समझ स्वयं से सीखता है, जिसके कारण से उसके अंदर सृजनशीलता का विकास होता है। क्या होता है? सृजनशीलता का विकास होता है। वह नई अनुभव, नई, क्योंकि वह पूरा का पूरा नया है बालक, उसके लिए सब चीज़ नया है, तो उसमें वह उसके अंदर सृजनशीलता, समझ, अनुभव, जिज्ञासा, रुचि, ये सब एक सृजनशीलता को बढ़ाएगा, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और उसको एक आनंद भरा, उमंग भरा, उत्साह, खुशी और प्रसन्नता प्रदान करेगा, जिससे वह अधिगम करने में, सीखने में सफल हो जाएगा। उसके बचपन का सुख और शिक्षा दोनों व्यवस्थित होकर के विकास कर लेंगी।
अगर बालकों को बोझ डाला गया, अगर ये बोझ डाला गया तो बालक इससे वंचित हो जाएंगे, अर्थात वयस्क लोगों द्वारा सांसारिक विकृति उत्पन्न कर दी जाएगी। अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला गया तो सांसारिक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी या सिखाने वाला शिक्षक वह क्या करेगा, इनके इस स्वतंत्रता के साथ सीखने और आनंद के साथ जीवन या बचपन व्यतीत करने में समस्या उत्पन्न करेगा। बालक का अगर बचपना ही छीन जाए, बचपना ही आनंद भरा न हो, तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी दुर्भावना, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार इत्यादि का शिकार हो जाएगा, जिससे हमारा समाज एक विकृति लिए हुए बन जाएगा। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह उदारता का दृष्टिकोण रखे, उसके पास वह सहयोग और अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करते हुए बालकों के अंदर सृजनात्मकता और आनंद भरा, खुशी भरा, प्रसन्नता भरा बचपना दे और उसके अंदर उनको सिखाने पढ़ाने का कार्य करे। इसी जगह से एनसीएफ 2005 का दस्तावेज शुरू होता है या तैयार होता है। आगे हम चलते हैं। इस जो एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया। विभिन्न प्रकार के बालक हैं, जैसे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा वाले बालक हों, या विभिन्न योग्यता क्षमता, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य बालक, या दिव्यांग में शारीरिक विकलांगता, ये अदृष्टिबाधित बालक हो, मूक बधिर बालक हो, यानी जो बालकों में जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनको समान रूप से शिक्षा का सभी विद्यालयों में उसको अधिकार दिया गया, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न बालकों के साथ विभिन्न बालकों का नामांकन के लिए समान प्रावधान सुनिश्चित किया गया और समानता, किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए, बिना दुराव किए समान रूप से समान कक्षा में पढ़ाने की बात की गई। साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावना इत्यादि पर भी संयुक्त रूप से बल दिया गया। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्नता में सबके संग शिक्षक का समान व्यवहार और वो सभी शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो सभी जानकारियाँ शामिल की गई जिससे सामाजिक या राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इन तीनों महत्वपूर्ण बातों को समावेशी शिक्षा के रूप में एनसीएफ 2005 में विशेष रूप से शामिल किया गया। विशेष रूप से क्या किया गया? शामिल कर दिया गया कि नहीं, आपको जो है सभी प्रकार के बालकों को समान व्यवहार करते हुए समान शिक्षा, समान योग्यता, क्षमता के साथ मानवीय मूल्य या सामाजिक एकता पर बल देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इस पर बल दिया गया। आप किसी भी प्रकार के बालकों को भेदभाव नहीं कर सकते हो या भेदभाव करके एडमिशन नहीं करोगे। सबके संग समान विचार, समान व्यवहार, क्रियाकलाप के आधार पर समान कक्ष में सभी प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम एक अध्यापक या समान रूप से शैक्षणिक गतिविधि द्वारा सिखाने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समावेशी शिक्षा का भी एनसीएफ 2005 में विस्तृत और व्यापक रूप से चर्चा किया गया। अब चलते हैं, इसके हम कुछ मुख्य बात बताते हैं, फिर भाग 2 में इसके 5वें अध्याय का हम विशेष व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं इस शिक्षा जो एनसीएफ था, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 है, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी कुछ मूलभूत तथ्य हैं, जो कुछ मूलभूत नियम या प्रक्रिया या स्वरूप है जिसके आधार पर यह जो है एनसीएफ 2005 अपना एक विशेष स्थान, एक अपना एक विशेष महत्व, एक अपना एक विशेष आवश्यकता, एक अपना विशेष व्यवहार सिखाता है, बताता है और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक निश्चित महत्वपूर्ण और अच्छी दिशा दे करके अपनी बातों को निर्देशित करता है या बताता है या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करता है। तो आइए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है ना, तो ये हड्डी क्या है? हमारे शरीर की पहचान का सिद्धांत है। उसी तरह से एनसीएफ के अंतर्गत ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो एनसीएफ का जान है या एनसीएफ का क्या है? महत्वपूर्ण बेस या महत्वपूर्ण नियम है। उसी को हम देखते हैं। पहला सिद्धांत इसमें है, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए। यानी अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाए
वह जो है स्कूल के ज्ञान यानी पुस्तक के ही ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि जो कुछ है ज्ञान है उसमें वह बालक के जीवन से, उसके अनुभव से, उसके समाज के जीव जंतुओं से, उसके जीवन से, उसके परिवार से, उसके प्राकृतिक वातावरण के, उसके संस्कृति के, उसके समाज के जो घटनाएं घटित होने वाली हैं या उसके सामान्य दिनचर्या में जो चीज़ें गुजरती हैं, जैसे जानवर को विषय में कोई चीज़ पढ़ाना है तो जानवर का उदाहरण दे करके जानवर से जोड़ के पढ़ा दीजिए ताकि वह समझ सके। यानी पहले उसे क्या कीजिए, उसके व्यवहारिक जीवन से उस ज्ञान को शुरू कीजिए, फिर उसके पुस्तक के ज्ञान को समझाइए। यानी जो स्कूल का ज्ञान है, विषय का ज्ञान है, उसको सामाजिक जीवन से, समाज में इसके संदर्भ में क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या फ़ायदा देता है, उसके बाहरी जीवन में जीव जंतुओं से संबंधित क्या इसकी उपयोगिता हो सकता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उसका जो पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण से जोड़ करके हम उसके ज्ञान को सिखाते रहे, बताते रहे। यानी उसको, उसके ज्ञान को, पुस्तक के ज्ञान को समाज के ज्ञान से, समाज में उसकी स्थिति और आवश्यकता से जोड़ करके हम उसे पढ़ाएं तो वह बालक आराम से समझ जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि जो है कि गेंदा देखे हो, गेंदा खेले हो, वॉलीबॉल खेले हो, तो इसका अनेक उदाहरण घर में है या फिर आपके जीवन में है, अनेक उदाहरण है। जैसे वॉलीबॉल कैसा होता है, जैसा तुम छोटा गेंदा लेके खेलते हो वैसा ही बड़ा सा होता है, उसे हाथ से खेला जाता है। उसी तरह से फुटबॉल कैसा होता है, जो गेंदा से तुम बैट बॉल खेलते हो वैसा ही गेंदा होता है, उसको पैर से खेलते हैं। तो कुल मिला के अगर उसको फुटबॉल कहते हैं एक प्रकार से। अगर हम बात करें तो जो कुछ भी उसे सिखाएं उसको सामान्य दिनचर्या के जीवन से जोड़ करके उसके पुस्तक का ज्ञान दें ताकि वह उसे अच्छी तरह समझ सके। दूसरा इसका महत्वपूर्ण है रटन प्रणाली से मुक्ति। इसमें क्या किया गया कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बालकों को रटने की प्रवृत्तियों से दूर हटने का निर्देश दिया गया, दूर करने का निर्देश दिया गया। अगर बालक रट लेता है बिना सोचे समझे तो वह जो है उसका ज्ञान सीमित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बालक को कोई चीज़ पहले समझाइए, उसका जो है उसके अनुभव से उसे परिचित कराइए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो बालकों को करके सीखने पर ज़्यादा बल दें। खेल द्वारा सिखाना, अनुभव द्वारा सिखाना, निरीक्षण द्वारा सिखाना, उसके पूर्व के अनुभव द्वारा सिखाना, ताकि वह बालक रटने से ज़्यादा वो उसके विषय में समझ जाए। जब वो समझ जाएगा तो उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता, किसी चीज़ को सोचने, समझने, तर्क करने, अंतर करने, लाभ हानि को इत्यादि को समझने के विषय में वो विस्तृत रूप से समझे। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उसे पढ़ाने की बात प्रारंभ से ही एनसीएफ 2005 निर्देशित करता है। अगला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, पहले इसको समझे। विषय केंद्रित का मतलब अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र को पढ़ाने का अपना नियम होता है कि इसको पढ़ाइए, फिर इसको पढ़ाइए, फिर इसको पढ़ाइए, तब जा कर के वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आए या न आए उससे मतलब नहीं। विषय जो है 0 से प्रारंभ होता है, धीरे धीरे उसके पूर्णता की ओर क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से बढ़ता है। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम सुनिश्चित किए जाते हैं उसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसमें जो है एनसीएफ 2005 में इस पाठ्यक्रम को निगलेक्ट कर दिया गया। इसलिए निगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि बालक जो है विभिन्न योग्यता, क्षमता, मानसिक क्षमता, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कारों से आते हैं बालक। तो बालक को अगर हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे प्रारंभ में ही तो वह बहुत सारे बालक नहीं सीख पाएंगे या सामान्य कक्ष की सामान्य जानकारी भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे बालकों को या ऐसे विभिन्न प्रकार के बालकों को सिखाने के लिए बालक की जो योग्यता, क्षमता है, जहां उसके शिक्षा में बाधा आ रही है, जहां उसको समझ में नहीं आ रहा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप ऐसे ढंग से पाठ्य योजना बनाएं या ऐसे ढंग से शैक्षणिक प्रारूप तैयार करें या ऐसे ढंग से शिक्षा के स्वरूप को बनाएं, उदाहरण दें, विषय का परिवर्तन करें, पुनर्बलन इत्यादि को भी ध्यान में रखें, अनुशासन, रुचि, ध्यान इत्यादि को भी ध्यान में रख करके इस ढंग से आप शिक्षण करें। बालक की योग्यता, क्षमता के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार इस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधि अपनाएं कि बालक आराम से सीख जाए। आराम से क्या किया जाए?
बालक आराम से क्या करे, सीख ले। तो उसको कहते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो बालक को अधिगम कराना है, जब बालक को नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का। तो इसीलिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को निगलेक्ट कर दिया गया, बल्कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को अपनाने पर बल दिया गया, या शैक्षणिक गतिविधि को अपनाने पर बल दिया गया, या शैक्षणिक कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया गया, ताकि बालक अपनी योग्यता, क्षमता, अपनी गति, अपनी रुचि, अपनी इच्छा इत्यादि के आधार पर विषय को सीख सके। चौथा इसमें महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है या नियम है, परीक्षा को लचीला और कक्षा की गति के आधार पर निर्मित करने पर भी बल दिया गया। परीक्षा की लचीलापन का तात्पर्य यह है कि परीक्षा के अंतर्गत आप विभिन्न समयों पर, यानी टेस्ट भी लें, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा इस टाइप का लें, या सतत मूल्यांकन का आप प्रारूप अपनाएं। ऐसा न हो कि छमाही और सालाना परीक्षा हो, जब तक बालक को पता चले कि हम यहाँ कमज़ोर हैं तब तक बालक बहुत पीछे हो जाए, वो पढ़ने से रुचि हट जाएगी। अर्थात सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया कि बालक को जो परीक्षा लिया जाए वह कई रूपों में कई समय पर लिया जाए, ताकि बालक को अपनी स्थिति समझने, जांचने और उसमें सुधार करने का अवसर मिल सके, वह विषय को सीखने का अवसर मिल सके, अपने कमियों को जांचने परखने का अवसर मिल सके। साथ ही कक्षा की गति का यहाँ तात्पर्य यह है कि कक्ष में जिस स्तर से पढ़ाया गया है, जिस सीमा तक पढ़ाया गया है, उसको भी ध्यान में रख कर के बालकों के सीखने की गति के आधार पर सामान्य क्वेश्चन, विशेष क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, एक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण हो, ऐसे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का प्रक्रिया अपनाया जाए, ताकि बालक समय रहते ही अपने योग्यता, क्षमता, स्थिति को समझ सके और साथ ही उसमें सुधार कर सके और अपने अधिगम में वृद्धि कर सके। तो इस पर भी बल दिया गया। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर भी बल दिया गया कि बालक के अंदर उन योग्यताओं, क्षमताओं, सोच समझ, क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाए जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे राष्ट्र के पर्व का महत्व को समझे, राष्ट्र के मूल्य को समझे, राष्ट्र के आदर्श को समझे, राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करे, राष्ट्र के संविधान का सम्मान करे, राष्ट्र के मूल अधिकार के आधार पर अपनी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करे। यानी कुल मिलाकर के देश की ये बारे में जागरूकता उसको प्रारंभ से ही बढ़ाई जाए, बताई जाए, समझाई जाए, उसको व्यवहार में अपनाने पर भी बल दिया जाए। जैसे हमारे योग्यताओं के भी मूल्य हैं, राष्ट्र के भी मूल्य हैं, समाज के भी मूल्य हैं, जीवन के भी मूल्य हैं, व्यवहार के भी मूल्य हैं। ये सब सारी बातें राष्ट्र से जोड़ करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति कर्मों को सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, जिसमें विभिन्न कहानियाँ, विभिन्न पाठ्यक्रम, विभिन्न उपलब्धियाँ, विभिन्न संघर्ष, विभिन्न उपलब्धियों, विभिन्न परिवर्तनों और विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित भी जानकारी उनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाए, ताकि वह राष्ट्र के प्रेम जागृत हो सके। क्योंकि कोई भी समाज तभी परिपूर्ण है जब वह देश में है या फिर राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है। तो इन सब बातों का विशेष रूप से इस एनसीएफ 2005 के अंतर्गत चर्चा की गई, जिसको हम एनसीएफ के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एनसीएफ 2005 को आप उसके प्रारंभ का स्वरूप और उसके मौलिक सिद्धांत और एनसीएफ 2005 निर्मित होने के विभिन्न कारण संबंधी बातों को आप आराम से, आसानी से, समझदारी से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी के कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।